क्या आप लोगों को ये पता है कि ऐसा कोई भी रिश्ता, कोई भावना नहीं बची है आज के टाइम पर जिसमें जुर्म ना किया गया हो। प्यार में भी कत्ल किया गया है और नफरत में भी कत्ल किया गया है। चलो नफरत में होना तो हम मानते हैं, ठीक है, नफरत थी तो उसने कत्ल कर दिया। यहाँ तो ममता में भी क्राइम हुआ है और दोस्तों के प्यार में भी क्राइम हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने वाली पुलिस चाहे तो केस को एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाए, लेकिन अगर पुलिस वाले अपने पर आ जाएं तो वो पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। जिस स्टोरी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, ये स्टोरी है मनीषा मंजुलता केस। इस स्टोरी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। यहीं पर एक टिकरापारा नाम का एक एरिया पड़ता है। उसी जगह में मोती नगर के पास गोदावरी नगर है। यहीं पर एक 3 मंजिल का मकान था। मकान तो इसमें क्या कहें, ये एक प्राइवेट हॉस्टल टाइप का था जिसका नाम मातृछाया। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स किराए पर रहा करते थे। ये पूरा इलाका बहुत ही घनी आबादी वाला था। यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स ही रहा करते थे, खास तौर से लड़कियां। वैसे इस 3 मंजिला मकान में ग्राउंड फ्लोर पर 2 फ्लैट्स थे और फर्स्ट और सेकंड पर 3-3 फ्लैट्स थे और सबसे टॉप फ्लोर पर 1 फ्लैट था। तो इसी टॉप फ्लोर के फ्लैट में एक लड़की रहा करती थी जो कि एक नर्सिंग की स्टूडेंट थी। दिन था 10 दिसंबर 2019 का। सुबह को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास अचानक इस लड़की के फ्लैट से यानी कि तीसरी मंजिल से लड़ाई झगड़े की आवाजें आ रही थी। निचले फ्लोर्स पर और आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को ये आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा कि 3-4 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इसी बीच अचानक इसी झगड़े की आवाज चिल्लाहट में बदल चुकी थी। आस पड़ोस वाले लोग थोड़ा सा घबरा गए। इतने में निचले फ्लोर पर रहने वाले बच्चों ने मकान मालिक को कॉल कर दिया। पता चलते ही मकान मालिक बंटी साहू तुरंत 3rd फ्लोर पर भागे भागे जाते हैं। करीब 10 मिनटों तक चीख पुकार और बर्तन गिरने की आवाजें लोगों को सुनाई दी थी। फिर अचानक से एकदम सन्नाटा छा चुका था। जब तक मकान मालिक सीढ़ियों से होते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचे, एकदम वहां पर शांत हो चुका था सब कुछ। वैसे इन सीढ़ियों वाला रास्ता ही ये सिर्फ इकलौता रास्ता था यहाँ से ऊपर और नीचे आने जाने का। मकान मालिक ने ऊपर आकर दरवाजे पर आवाज दी और पूछा कि क्या हुआ है, क्यों शोर हो रहा है। वैसे उस फ्लैट में सिर्फ एक ही लड़की रहा करती थी, लेकिन लोगों ने 3-4 आवाजें सुनी थी। तो मकान मालिक ने आवाज देते हुए फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अंदर से बंद था। इन्हें किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। कई बार ये डोर को नॉक नॉक भी करते हैं, उसे खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक पूरा घर में सन्नाटा छा चुका था। फिर मकान मालिक पास ही के खिड़की के पास गए, वहां से आवाज लगाई गई। मकान मालिक को जरा सा धक्का देते ही वो कांच खुल जाता है। उसके खुलते ही किसी ने अंदर से दरवाजा भी खोल दिया और उस कमरे में से 2 जवान लड़के बाहर निकले और फटाफट सीढ़ियों के रास्ते होते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे और भाग गए। मकान मालिक को कुछ भी समझ में नहीं आया। कई छात्राओं ने और कुछ लोगों ने इन 2 लड़कों को यहाँ से भागते हुए भी देखा था। उधर मकान मालिक पहले खिड़की से अंदर जाकर देखते हैं, फिर खुले हुए दरवाजे से अंदर गए। अंदर जाकर इनकी रूह कांप चुकी थी क्योंकि वहां पर 2 लड़कियां रक्त में लथपथ बेहोश पड़ी हुई थी। मकान मालिक ने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल किया। सूचना मिलते ही पुलिस वाले तुरंत अपने पुलिस स्टेशन से रवाना हुए और वहां उन्हें स्पॉट तक पहुंचने में करीब आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम लग चुका था। इन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि जाना कहां पर है। खैर पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे। दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल भेजा गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल उन्हें लाया गया। डॉक्टर ने इन दोनों लड़कियों को देखा और देखते ही मृत घोषित कर दिया। यहाँ दोनों के ही सर पर किसी भारी चीज से कई बार वार किए गए थे। पुलिस हॉस्पिटल में उन शवों को रहने देती है क्योंकि अब इनका पोस्टमार्टम होना था। अब एक पुलिस की टीम वापस उस प्राइवेट हॉस्टल में पहुंची। यहाँ जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। अगर लड़कियों को देखते ही तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया होता तो शायद वो लड़कियां बच सकती थी, लेकिन लोकल लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्या किया जाए। पुलिस को भी आने में गलती से लेट हो चुके थे और आधे घंटे तक ये लोग ढूंढते रहे कि जाना कहां पर है और अब बारी थी दोनों मृतकाओं की पहचान के बारे में जानने की। पुलिस ने मकान मालिक से उन दोनों के बारे में पूछा। इन्हें याद ही नहीं था कि ये है कौन, बस इतना पता था इनमें से एक लड़की किराए पर रहती है, लेकिन दूसरी लड़की के बारे में कोई भी इन्हें आइडिया नहीं था। बस इतना जानते थे कि कभी कभार ये लड़की नर्सिंग स्टूडेंट से मिलने के लिए आया करती थी। जब कोई किराए पर रहने के लिए आए तो उसकी हर एक डिटेल मकान मालिक के पास जरूर होती है और होनी भी चाहिए कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं, कौन कौन उसके परिवार में है, वो बच्चा यहाँ पर रहने के लिए क्यों
आया या आई या फिर काम क्या करती है, ये सारी डिटेल्स होनी बहुत जरूरी होती है। मकान मालिक ने यहाँ गलती कर दी तो पुलिस ने कई बार सोशल मीडिया के थ्रू भी ये अपील किया था कि जो कोई भी आपके घर या फिर किराए पर रहने के लिए आए तो उसकी इंफॉर्मेशन नजदीकी पुलिस स्टेशन में जरूर रिपोर्ट करें, ताकि पुलिस को पता रहे कि इलाके में लोकल लोगों के अलावा कौन कौन लोग रहते हैं। सिक्योरिटी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी होता है। कोई क्रिमिनल, कोई संदिग्ध या फिर भागा हुआ अपराधी या फिर किसी और देश का कोई इलीगली पर्सन तो नहीं रह रहा। मगर यहाँ पर मकान मालिक ने पुलिस वालों को किराएदार की कोई डिटेल नहीं दी थी और इसी वजह से पुलिस को शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि ये दोनों लड़कियां है कौन। घर के अंदर सामान वगैरह सब कुछ बिखेर दिया गया था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। फर्श पर फुटप्रिंट्स थे, हथेली के निशान थे, दीवार पर भी लाल रंग के हथेली के निशान थे, वहीं किताबें रखी हुई थी, उस पर भी रक्त के छींटे थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर काफी ज्यादा संघर्ष किया गया है, बचने की बहुत कोशिश की गई होगी। थोड़ी पूछताछ में पुलिस को पता चला कि यहाँ से 2 लड़के भागे थे। ये भी जानकारी मिली कि इस जगह पर जो कि लड़कियां रहती है तो यहाँ लड़के अलाउड ही नहीं है। हालांकि अगर कोई रिश्तेदार या फिर भाई वगैरह हो तो वो जरूर आ सकते हैं, मगर कोई बाहरी आदमी नहीं आ सकता। इस घर में फर्श पर एक थाली रखी हुई थी जिसमें खाना था, दाल चावल, पापड़, सब्जी वगैरह। कुछ जूठी थाली सिंक में धोने के लिए रखी गई थी। यहाँ पर सभी इन लोगों ने बैठकर खाना खाया होगा। खाने के बीच में कुछ बहस हुई होगी, जिसके बाद यहाँ मारपीट शुरू हो गई। अब आखिरकार कत्ल किससे किया गया था? दोनों शव पर किसी तेजधार हथियार के निशान ही नहीं थे। जहाँ पर दोनों शव पड़े हुए थे उसी जगह पर एक बेड बिछा हुआ था, उसी पर फ्राइंग पैन या फिर रोटी बनाने वाला तवा पड़ा हुआ था। उस तवे के ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ था। पुलिस वालों ने उसे देखा और वो देखते ही समझ गए कि इसी तवे से बार बार वार किया गया होगा। पुलिस ने फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुला लिया। खबर मिलते ही हाई रैंक ऑफिसर्स भी वहां पहुंचे, न्यूज मीडिया भी पहुंच गई और अभी तक पता ही नहीं चल पाया कि मरने वाली ये दोनों लड़कियां है कौन। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। इसी दौरान एक आईडी कार्ड मिला। इसी के जरिए पता चला कि मरने वाली एक लड़की का नाम था मनीषा सिदार और यही रावतपुरा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ा करती थी। आईडी कार्ड पर मोबाइल नंबर भी था। पुलिस ने इस नंबर पर कॉल लगाया। दूसरे लाइन से एक आदमी ने कॉल उठाया। वो लड़की के पिता थे, ये रायगढ़ में रहा करते थे। पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी के बारे में बताया और तुरंत ही परिवार वाले रायपुर के लिए रवाना हो चुके थे। अब पुलिस को यह शक होने लगा कि ये जो 2 लड़के यहां से भागकर गए थे, शायद उन्होंने ही इन दोनों लड़कियों का कत्ल किया होगा, जो कि यहाँ पर अनजान लोग बिल्कुल अलाउड नहीं है। सिर्फ जानने वाले लोग ही आ जा सकते हैं। घर में भी बैठकर खाना खाया गया था तो ऐसा लगा कि ये दोनों लड़के लड़कियों के पहचान के थे। अब जो कि ये थोड़ा चहल पहल वाला इलाका था, कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ रहते हैं, तब ये दोनों लड़के यहाँ से भागे होंगे तो कई लोगों ने उन्हें देखा होगा। पुलिस ने जब मकान मालिक से उन दोनों लड़कों को भागते हुए देखने वाले बच्चों से पूछा गया, तब वो कुछ भी बता नहीं पा रहे थे। वैसे अक्सर मृतिका से मिलने के लिए उसके परिवार वाले आते रहते थे और साथ ही उनके साथ कोई मेल पर्सन भी होता था, शायद फिर कोई कजन या फिर रिश्तेदार वगैरह होगा। छात्राओं ने कई बार आते जाते उन्हें देखा भी था। अगर वो दोबारा दिख जाएं तो वो बड़ी ही आसानी से पहचान सकती हैं। मगर आज के दिन जो 2 लड़के यहाँ पर दिखे थे उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा गया था। वो पहले बार ही यहाँ पर आए थे। कुछ छात्राओं ने कहा कि वो लड़के पहले 10 बजे के आसपास आए थे। थोड़ी देर तक वो सीढ़ियों पर ही बैठे रहे, फिर वो ऊपर चले गए। ऐसे पुलिस के मन में बहुत कंफ्यूजन सी पैदा हो रही थी। एक तरफ है कि दोनों लड़के जानने वाले हैं तभी यहाँ पर आए होंगे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने पहली बार इन 2 लड़कों को देखा था। फोरेंसिक टीम मौके से अलग अलग सैंपल्स इकट्ठे करना शुरू कर देती है। उधर मनीषा सिदार के घर वाले सीधा मोर्चरी पहुंच चुके थे। उन्होंने शव की पहचान की और ये दोनों शव इन दोनों की बेटियों के थे। बड़ी बेटी थी मंजूलता सिदार और छोटी बेटी थी मनीषा सिदार। मंजू पैरामेडिकल कोर्स जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी की फाइनल ईयर में थी और वहीं मनीषा बीएससी के 2nd ईयर में थी। इनका मूल रूप से घर रायगढ़ के विनोबा नगर में था। इनके पिता वहां के तहसील के तौर पर पटवारी की जॉब पर काम किया करते थे। वैसे मंजूलता पहले अपने घर रायगढ़ में रहा करती थी और पिछली ही शाम वो अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ उसके हॉस्टल में आई थी और आज ही ये कांड भी हो चुका था। इधर पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी। पिछले कुछ दिनों से बाहर महिलाओं के साथ क्राइम हो रहे थे और अब यहाँ महिलाएं घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं
नहीं है। ऐसी सारी बातें अब मीडिया वाले उठाने लगे थे। इस चीज से पुलिस वालों के ऊपर मीडिया, जनता और पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने लगा। कई सारी टीम्स बनाई गई, कोई घर वालों से, लोगों से पूछताछ करेगी, कोई क्राइम सीन का निरीक्षण करेगी, कोई टेक्निकल जांच की जाएगी, जैसे इस घर के आसपास कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उन्हें चेक करना, दोनों मृतकों की कॉल डिटेल्स वगैरह देखना, ये सारी चीजें चल रही थी। फोरेंसिक टीम को मौकाई वारदात से एक जोड़ी जूता भी मिला। ये किसी आदमी का लग रहा था, यानी कि मेल का, और यहां जब मकान मालिक ऊपर देखने के लिए आया तो दोनों बदमाशों में से एक जल्दबाजी में जूता पहनना भूल चुका था। यहां एक जैकेट भी मिली। फर्श पर जो रक्त के फुटप्रिंट्स थे, फोरेंसिक टीम उनके जूतों से मैच करके देखती है। किचन में यूज होने वाले चाकू भी वहां पर पाए गए, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इनका यूज किया गया होगा। बस वो तवा ही था जिस पर रक्त लगा हुआ था, इस पर डेंट भी पड़ चुका था। पुलिस वाले हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहे थे। कहीं कोई दुश्मनी हो, लड़ाई झगड़ा हो, किसी स्टूडेंट से, कॉलेज के प्रोफेसर से कोई बहस हुई हो, घर में किसी तरह का कोई विवाद हो, ये सारी चीजें। वरना दोनों लड़कियां इस जगह पर हैं, किसी बाहरी शख्स को कैसे पता होगा। घर में इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस वालों को कुछ फटे हुए फोटोग्राफ्स भी मिले, कुछ ठीक ठाक भी थे। इन्हीं में दो लोगों की फोटोज थी, एक मंजुलता थी और दूसरा इसके साथ कोई लड़का मौजूद था। ये देखते ही पुलिस का दिमाग घूम गया कि कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है। जिस तरह से मंजू और वो लड़का दोनों पॉज दे देकर फोटो खिंचवा रहे थे तो ऐसे लग रहा था जरूर कोई ना कोई करीबी रिश्ता इनका होगा। शायद ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हो। पुलिस को जो फटे हुए फोटोज मिले उन्हें जोड़कर देखा गया, तब भी ये दोनों ही उन फोटोज में थे। उन फोटोज को ऐसे फाड़ा गया था जैसे कि लड़का लड़की अलग हो जाएं। एक टुकड़े में मंजू थी और दूसरे टुकड़े में उस लड़के की फोटो थी। या तो फोटो वाले लड़के ने इन दोनों बहनों का कत्ल किया और फोटोज फाड़ दिए अपनी नफरत के चक्कर में, या फिर इनके बीच कोई तीसरा होगा जिससे दोनों का रिश्ता बर्दाश्त ही नहीं हुआ और मंजू का कत्ल करने से उसके प्रेमी से उसे अलग कर दिया। इधर टेक्निकल जांच करने वाली टीम को भी कुछ कामयाबी हाथ लगी। 2-3 कैमरों में 2 बदमाश भागते हुए दिखाई दिए। एक कैमरा इस हॉस्टल के ठीक सामने वाले घर में लगा हुआ था, जिसमें 11:30 बजे के आसपास वो लोग घर से बाहर निकलते हुए भागते हुए दिखे। दूसरा कैमरा थोड़ी ही दूर किसी और घर में लगा हुआ था, उसमें भी दोनों भागते हुए दिखाई दिए। ये मेन रोड की तरफ जाने वाला रास्ता था, तो इधर ही पुलिस स्टेशन भी पड़ता था। अगर पुलिस समय रहते कंफ्यूज ना होकर यहाँ पहुंच गई होती तो दोनों इन लड़कों को भागते हुए देख लेती, शायद इन पर शक भी जाता और इन्हें पकड़ भी लिया जाता। समय रहते हुए दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल ले जाकर बचाया भी जा सकता था। दोनों मृतकाओं के पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण यह बताया गया कि सर पर लगे गहरे घाव। सीसीटीवी की जांच में यह भी पता चला कि ये दोनों सस्पेक्ट मेन रोड पर आए थे। वहीं पर एक लड़का बाइक लेकर खड़ा हुआ था। दोनों सस्पेक्ट उससे बात करते हैं, फिर तीनों बाइक पर बैठकर चले गए। इससे पुलिस को शक हुआ कि इसमें 3 लोग शामिल हैं। अब पुलिस ने इस बड़े पैमाने पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और तीनों सस्पेक्ट बाइक से जिस रास्ते पर गए थे वहां पर लगे कैमरास को भी देखना शुरू किया। सीसीटीवी फुटेज से तीनों सस्पेक्ट की पुलिस वालों ने फोटोज निकाल ली थी। इन्हें अलग अलग पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दिया गया। इस समय कोई भी फोटो पब्लिकली नहीं भेजे गए। पुलिस को लगा कि कई सस्पेक्ट्स अपनी फोटोज को देखकर सतर्क ना हो जाएं, कहीं ये लोग छिप भी सकते हैं। जांच के दौरान पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। हॉस्टल में जो मंजू की फोटो मिली थी उसके साथ जो एक लड़का था, वही लड़का सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। एक तरह से ये बहुत बड़ी लीड पुलिस वालों के हाथ लगी थी। अब ये पता लग चुका था कि उसी फोटो वाले लड़के ने मंजू का कत्ल किया है, लेकिन दूसरे लड़के का पता ही नहीं चल पा रहा था। वो जो मेन रोड पर तीसरा लड़का बाइक पर बैठा हुआ था, पुलिस वाले उस बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर निकलवा कर चेक करते हैं। इधर मंजू के माता पिता और बाकी घर वालों से अभी पूछताछ जारी थी। इन्हें जब उस लड़के की फोटो दिखाई गई जो कि मंजू के साथ उस लड़के की फोटो थी, तो घर वाले उसे पहचान चुके थे। इसका नाम था शोहिब अहमद अंसारी एके सैफ। घर वालों ने बताया कि लड़का काफी दिनों से मंजू को परेशान कर रहा था। पहले ये सैफ और मंजू में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब घर वालों को लगा कि अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तब उन्होंने मंजू को उस लड़के से दूर रहने का दबाव बनाया, जिससे मंजू से दूर हो चुकी थी। तभी से लड़का उसे परेशान कर रहा था। उसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर मैसेज करता, कॉल करता, कभी कभी उसके कॉलेज जाने वाले रास्ते में भी उसे टोकता। आगे 3 नवंबर 2019 को, यानी कि घटना के करीब 1 महीने पहले, चक्रधर
नगर पुलिस स्टेशन में मंजू और उसके परिवार वालों ने सैफ के खिलाफ हैरेसमेंट का केस भी दर्ज करवाया था। बाद में सैफ और मंजू के परिवार वालों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। मंजू केस वापस ले लेती है। पुलिस ने सैफ को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ा था। अब पुलिस वाले मंजू और सैफ की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, साथ में ये सारी लोकेशंस की जांच की गई। सीसीटीवी में तो पहले ही ये कंफर्म हो चुका था कि सैफ ही किसी लड़के के साथ 11:30 बजे मनीषा के फ्लैट से निकलकर भागा था। पुलिस को सैफ और मंजू के कॉल डिटेल्स में मिला कि इन दोनों ने आखिरी बार बात की थी और 10 दिसंबर की सुबह 10 बजे के आसपास सैफ की लोकेशन इसी हॉस्टल के पास पाई गई। ऐसे में पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि 3 सस्पेक्ट्स में से एक तो सैफ है, लेकिन अभी भी मन में कई सारे सवाल थे कि बाकी 2 लोग कौन है। मंजू की छोटी बहन मनीषा का कत्ल क्यों किया गया और मंजू के भी कत्ल करने की वजह क्या थी। मंजू और सैफ में ऐसा क्या रिश्ता था कि ये दोनों एक कपल की तरह होते हुए भी मंजू को मार दिया गया। पुलिस वाले अब यहाँ सोशल मीडिया को खंगालते हैं। मंजू की टिकटॉक आईडी मिली। वैसे तो टिकटॉक इंडिया में बैन है, तो 2019 में ये सब चल रहा था। तो घटना के 3 दिन पहले मंजू ने टिकटॉक पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें ये किसी दूसरे लड़के के साथ टिकटॉक वीडियो बना रही थी। उस बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पुलिस जांजगीर नामक के एक इलाके में जाते हैं। बाइक का ओनर वहां मिला। उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बाइक चलाने वाले लड़के के बारे में पूछा गया। बाइक ओनर के जरिए उसकी पूरी डिटेल मिल चुकी थी, नाम, पता, हर एक चीज। वैसे वो लड़का नाबालिग था तो पब्लिकली उसकी जानकारी कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये 17 साल के आसपास का था। पुलिस कत्ल करने के अगले ही दिन 11 दिसंबर को इसे जांजगीर से अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके जरिए सैफ और दूसरे लड़के की डिटेल मिल चुके थे। 25 साल का सैफ रायगढ़ जिले के बोई दादर नाम के इलाके का रहने वाला था और दूसरा लड़का इसका दोस्त था गुलाब मुस्तफा एके काली। यह लड़का 18 साल का था और रायगढ़ के चांदमारी इलाके का रहने वाला था। पुलिस दोनों के घर पर जाते हैं। जाहिर सी बात है दोनों घर पर तो मिलेंगे नहीं। इनके कमरों की तलाशी ली गई। सैफ के कमरे की तलाशी करने के दौरान एक हैरान कर देने वाले डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये एक मैरिज सर्टिफिकेट था। इससे पता चला कि मंजूलता और सैफ ने 21 मई 2019 को कोर्ट मैरिज कर ली थी। 12 दिसंबर की शाम तक मध्य प्रदेश पुलिस सैफ और काली को मध्य प्रदेश के सतना जिले में आने वाले मेहर नाम की जगह से अरेस्ट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को भी इन सस्पेक्ट्स के बारे में बता दिया था। इन दोनों संदिग्धों को छत्तीसगढ़ के रायपुर लाया गया और ये जो दोनों गुंडे बदमाश तो थे नहीं, तो इन्होंने जल्दी ही अपना गुनाह स्वीकार कर लिया था। मंजूलता और सैफ दोनों फेसबुक पर मिले थे। वहीं पर इनकी दोस्ती हुई, जो कि दोनों एक ही जिले के रहने वाले थे। तो घर वालों से छिप छिपाकर इन्होंने मिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इसी दौरान इन्होंने वो सारी फोटोज भी खिंचवाई थी जो कि क्राइम सीन पर पुलिस वालों को मिली थी। इनमें प्यार इतना बड़ा कि बिना घर वालों से कोई बातचीत किए, राय मशवरा लिए 21 मई 2019 को इन्होंने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार इन्होंने एक मंदिर में भी जाकर शादी की थी। शादी की इन्होंने कई सारी फोटोज भी क्लिक की थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शादी के कुछ दिनों बाद सैफ अपनी और मंजू की शादी की फोटोज अपनी फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। उसमें मंजू ने सिंदूर भी लगाया हुआ था। कहीं से सारी बातें, सारी फोटोज मंजू के घर वालों तक पहुंच गई और सैफ के भी घर वालों तक पहुंच चुकी थी। दोनों परिवार वालों ने अपने अपने बच्चों पर दबाव बनाना शुरू किया। ये लोग शादी के खिलाफ थे। फिर दोनों ही फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से अलग हो चुके थे, लेकिन इनमें प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। ये प्यार पहले जैसा ही बरकरार था। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो प्यार करने वाले बिना कुछ जाने समझे, बिना किसी की परवाह किए शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद उनके रिश्ते में खटास पैदा होने लगती है। प्यार के शुरुआती दिनों में सब अच्छा ही नजर आता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है और शादी कर लेते हैं। और शादी के बाद धीरे धीरे बुराइयां भी नजर आने लगती है, जिससे कि रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मंजू और सैफ बिना सोचे समझे शादी कर लेते हैं। परिवार वालों की वजह से इनका मिलना जुलना तो कम हो चुका था, बस फोन पर ही ये बात कर पाते थे, चैटिंग हो सकते थे। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे इन दोनों में खटास पैदा होने लगी। सैफ का ये कहना था कि मंजू से इग्नोर करने लगी है, ज्यादा बातचीत नहीं करती। अब पता नहीं ये घर वालों के प्रेशर की वजह से था या फिर मंजू ये सब खुद ही कर रही थी। जब मंजू के घर वालों को पता चला कि सैफ अभी भी मंजू से फोन पर बात करता है, मैसेजेस भेजता है, तो इन्होंने अपनी बेटी को चक्रधर नगर के पुलिस स्टेशन ले जाकर कंप्लेंट दर्ज करवा दी।
इस चीज से सैफ मंजू पर काफी गुस्सा हुआ, लेकिन ये मामला आपसी सहमति के बाद रफा दफा कर दिया गया। अभी भी सब कुछ ठीक चल रहा था। कभी कभार मंजू और सैफ आपस में बात कर लिया करते थे। अब घटना के 3 दिन पहले मंजू ने एक टिकटॉक वीडियो अपलोड की जिसमें किसी लड़के के साथ एक्ट कर रही थी। इस वीडियो को देखकर सैफ आग बबूला हो चुका था कि इसकी वाइफ किसी और लड़के के साथ नजदीक होकर कैसे वीडियो बना सकती है। इसको शक हुआ कि मंजू का इस लड़के के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा, तो इसीलिए ये मुझे अब इग्नोर कर रही है। बस फिर क्या था, इस वीडियो में सैफ को एकदम परेशान कर दिया। अब यही सोचता है कि इस झमेले से हमेशा के लिए छुटकारा पालेगा। इसने अपने नाबालिग दोस्त को अपनी साजिश में लिया। अपने काम को करने के बाद 15,000 रुपए देने का लालच भी दिया। फिर अपने एक दोस्त गुलाम मुस्तफा को अपने प्लान में शामिल किया। उसे 7 लाख रुपए देने का वादा करता है। वैसे सैफ ने उस टिकटॉक वीडियो को लेकर मंजू से कोई भी ज्यादा बातचीत नहीं की कि तुमने उस लड़के के साथ वीडियो क्यों बनाई, वो कौन है, क्या लगता है। बस इसने वीडियो देखते ही कत्ल करने की ठान ली थी। कत्ल से पहले सैफ ने मंजू को कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो, 5 मिनट के लिए क्या तुम मुझे मिल सकती हो। उसने नॉर्मली वो जगह बता दी कि रायपुर में उसकी बहन का फ्लैट है, ये वहीं पर मिलेगी। इसके बाद ये तीनों लड़के 10 दिसंबर की सुबह बाइक से रायपुर पहुंच जाते हैं। ये कत्ल करने के इरादे से यहाँ पर आए थे। नाबालिग लड़का मेन रोड के पास बाइक लेकर खड़ा रहा। बाकी सैफ और गुलाम उस प्राइवेट हॉस्टल गए। मंजू की वजह से सैफ को वहां एंट्री मिल चुकी थी। दोनों ये दोस्त टॉप फ्लोर पर पहुंचे। मनीषा ने दरवाजा खोला। ये दोनों आए तो थे मंजू का कत्ल करने के लिए। वैसे यहाँ पर सुबह 10 बजे का टाइम था। इन्हें लगा कि मनीषा कॉलेज चली गई होगी और मंजू घर पर अकेली होगी। यहाँ पर दोनों दोस्त मंजू का कत्ल करके भाग जाएंगे, मगर यहाँ पर मनीषा भी होगी ये इन्होंने नहीं सोचा था। सैफ और गुलाम मनीषा से मिलते हैं, हाय हेलो हुई। फिर दोनों ये अंदर गए, खाना पीना ये करते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें 1 घंटा बीत चुका था। जब ये दोनों दोस्त खाना खाकर उठे, मंजू भी अपनी थाली में खाना लेकर बैठी। 2-3 बाइट ही इसने खाई होगी। तभी मंजू और सैफ में बहस शुरू हो चुकी थी इग्नोर वाली बात को लेकर। बहस तो बस एक बहाना था। सैफ तो यहाँ पर पहले ही कत्ल करने के लिए आया था। बहस ने धीरे धीरे झगड़े का रूप ले लिया। ये 11 बजे से झगड़ा शुरू करते हैं। कत्ल करने तो आए थे लेकिन कोई हथियार साथ नहीं लाए थे। वहीं पर पैन या तवा रखा हुआ था, उसे सैफ ने उठाया। गुलाम मंजू को पकड़ता है और सैफ उस पर तवे से वार करना शुरू कर देता है। मंजू भी विरोध करने की कोशिश करती है, झगड़ा करती है, हाथापाई हुई। इसी बीच मनीषा ने भी अपनी बहन को बचाने की पूरी कोशिश की। गुलाम ने मनीषा को काबू किया। थोड़ी देर बाद मंजू जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी। इसके बाद गुलाम ने सैफ से पेन लेकर मनीषा पर हमला किया। इसके सर पर भी वार किया गया। करीब 10 मिनटों तक ये लगातार चलता रहा और फिर सब शांत हो चुका था। सैफ ने अपने और मंजू की फोटोज फाड़ी। तब तक मकान मालिक आ चुके थे। वो आवाज देने लगे। तभी सैफ और गुलाम घर से निकलकर भाग जाते हैं। तीनों ये लोग बाइक से स्टेशन पहुंचे, वहां से टाटी बंद गए और फिर वहां से दुर्ग चले गए। दुर्ग से बिलासपुर गए, उसके बाद अनूपपुर गए। अनूपपुर से वो नाबालिग 17 साल का लड़का जांजगीर पहुंच चुका था जहां से ये पकड़ा गया था। उधर सैफ और गुलाम अनूपपुर से शाहडोल गए, वहां से सपना के महल पहुंचे जहां से पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। इस तरह से बस एक शक के आधार पर 2 दोस्तों ने मिलकर 2 बहनों का कत्ल कर दिया। यह रायपुर की बहुत ही चर्चित घटनाओं में से एक थी। सभी आरोपी पुलिस वालों की गिरफ्त में है। गुनाह भी स्वीकार कर लिया। इन पर अब मुकदमा चल रहा है। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे एक छोटी सी गलतफहमी के चक्कर में, शक के चक्कर में इन्होंने क्या से क्या कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आप बताइए आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। क्या आप लोगों ने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप इस नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट केसर द रेड ब्रेड को कमेंट पिक में टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।